हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इवोल्यूशन क्लासेस में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने फिर से सीटेट दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यानी 21 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन है, विकास डैश है एक आयामी एक दिशीय में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है यानी में बदलाव किया जा सकता है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक की द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है सही होगा यानी आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? पहला ऑप्शन है परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है द्वितीयक समाजीकरण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कोहल्स वर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत के में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है आत्मसातीकरण, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है संगठन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी समायोजन सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसके तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? पहला ऑप्शन है व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है अग्रिम संगठन, चौथा है संवेदी मुद्रक। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा यानी स्कीमा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड का मनोयोनिक सिद्धांत, दूसरा है लेबायोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और चौथा है B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है यानी लेबायोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है?
पहला ऑप्शन है अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन करना, दूसरा है रटना, इशारों एवं संकेत, सपाटियों संग साझा शिक्षण। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है यानी रटना, रटना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, उसके बाद में सामूहिक सहयोगिता, तीसरा ऑप्शन है वेधन एवं दोहराव और चौथा है प्रयोगात्मकता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 यानी वेधन एवं दोहराव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। पहला है चार्ल्स स्पीयरमैन, दूसरा है अल्फ्रेड वीनेट और तीसरा है थियोडोर साइमन और चौथा है हवार्ड गार्डनर। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा यानी हवार्ड गार्डनर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संगलनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संरचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है एक आयामी मूल्यांकन और चौथा है मानवीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है यानी संरचनात्मक मूल्यांकन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बायोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद यानी ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के आत्मकेंद्रियता का घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, तीसरा है जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, चौथा है यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? जेंडर निरंतरता, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है जेंडर सशक्तिकरण, तीसरा है जेंडर विविधता और जेंडर रूढ़िवादिता। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है यानी जेंडर रूढ़िवादिता सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है यानी कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, कहता है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। इसका कारक है जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। अब सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 है, कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी ए सही है लेकिन आर गलत है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, दूसरा है छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय हैं,
तीसरा ऑप्शन है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। चौथा ऑप्शन है अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है यानी अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। पहला, अपनी उन अवधारणाओं को पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। कक्षा में बच्चों के अनुभवों के विविधता को सम्मिलित करके। तीसरा, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। चौथा है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। जो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी 1, 2, 3 सही होगा। यानी अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। दूसरा, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधताओं को सम्मिलित करके। तीसरा है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। यानी तीनों होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। पहला ऑप्शन है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। दूसरा है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर। तीसरा है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिकी संसाधनों का प्रावधान करके। चौथा है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर है। यानी त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिकी संसाधनों का प्रावधान करके सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कह रहा है रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तकरीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। पहला है मानसिक क्षति। दूसरा है कम परिज्ञानता या बुद्धगम्यता। तीसरा है अभिसारी सोच। चौथा है अपसारी सोच। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अपसारी सोच सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कहता है राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं। पठन वैकल्य, स्वलीनता, क्रम विकार, शैक्षिक असहायता, लेखन वैकल्य। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी पठन वैकल्य सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कहता है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। यानी 1 व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम। चौथा है मानवीकृत निर्देशन। जो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा यानी 1 और 3 सही होगा। यानी व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण और सहयोगात्मक अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय प्राणी के रूप में। दूसरा ऑप्शन है छोटे वयस्कों के रूप में। तीसरा है दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सब बनाने की ज़रूरत है। चौथा ऑप्शन कहता है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए। जो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा यानी अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए सही होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता का गुण रोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोष को किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। तीसरा है वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही होगा, यानी बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। पहला ऑप्शन है वेधन तथा अभ्यास द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, तीसरा है विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, चौथा ऑप्शन है अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है सही होगा, यानी विषय वस्तुओं का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बताती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र पहला ऑप्शन है अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, दूसरा है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, तीसरा अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों को बोझ को बढ़ाएगा, चौथा है छात्रों को भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। पहला बाइक की सवारी करने की प्रतिक्रिया, दूसरा है धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, तीसरा है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ऑप्शन नंबर 1 है अल्प अवधि स्मृति, दीर्घ अवधि स्मृति, संवेदिक, और चौथा जो ऑप्शन है कार्यकारी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी दीर्घ अवधि स्मृति सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 है, यानी मेरा जो क्वेश्चन कहता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है पहला, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षकों को छात्रों की अवधारणात्मक समझ में से अवगत कराता है। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। चौथा है यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी सही होगा, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है उसके तरफ चलते हैं। कह रहा है किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक एवं संतोषजनक है। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है गुण विषयक अभिप्रेरणा, तीसरा है बाह्य अभिप्रेरणा, चौथा है स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। जो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं, यानी पहला ऑप्शन है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
दूसरा ऑप्शन है का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। चौथा है बच्चे के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही होगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर। तीसरा है बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था को रखकर। चौथा है विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर कर। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। पहला यानी विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। दूसरा है विद्यालय की पाठ्यचर्या की लचीलेपन में वृद्धि। तीसरा रटंत अधिगम को महत्व देना। तीसरा और चौथा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है यानी 1, 2 और 4 सही होगा। यानी विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, उसके बाद में है दूसरा विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि और चौथा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। इस तरह दोस्तों आज हम 21 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के CDP के 30 क्वेश्चनों को पूरा किए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। आप अपना कीमती वक्त देकर हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।